नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एफडीआई इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, एफडीआई इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे आप अटेम्प्ट करके बताओ हु इज गोइंग टू गवर्न. एफडीआई इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हु इज गोइंग टू गवर्न. जुरिस्डिक्शन किसके पास रहेगा? बिल्कुल हमने लेक्चर के स्टार्ट में चेक किया था. डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी गुड. मानव ने आंसर किया यहाँ पे आरबीआई. करेक्ट करेक्ट. नियति दिया करेक्ट. यहाँ पर आरबीआई जो रहेगा वो गवर्न होगा. तो आप मुझे बताओ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपके पास रूल होगा या रेगुलेशन? आप बताइए, रूल होगा या रेगुलेशन? वेरी गुड. यहां पर आपके पास क्या रहेगा? रेगुलेशन. ठीक है. सो आप अब देखो, हम यहां पर जो कवर कर रहे थे, दिस इज नाउ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन. (2019) and this is regulations. This means it will be governed by, this is going to be governed by the regulator. And who is the regulator here? It is the Reserve Bank of India. So it is very very important to understand कि यहाँ पर debt instruments कौन कौन है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर debt instruments का definition कैसे है. So first when we talk about the debt instruments, ठीक है, तो आप ये देखो, अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए चेक करो तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड. अगर आप देखो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड. फिर अगर आप यहां पर चेक करो कॉर्पोरेट बॉन्ड. व्हाट इज अ बॉन्ड? कमेंट सेक्शन पे अगर आप अटेम्प्ट करके मुझे बताओ व्हाट इज अ बॉन्ड, तो मैं आपको बता सकता हूं व्हाट इज अ बॉन्ड. देन अगेन वी विल सी समथिंग कॉल्ड एज the borrowings by Indian company, that will also be considered as a debt instruments. What is a bond? It's a debt which is usually a long term. Correct. So bond is basically, it's like a debenture. जैसे debenture होता है वैसे bond, it's a obligation to pay. Correct. मानव ने बोला bond is a debt instrument generally issued by government and it is like a debenture. Absolutely correct. और उसके ऊपर आपका क्या रहेगा? इंटरेस्ट होगा. इंटरेस्ट रेट आपको वहां पर पे करना पड़ेगा जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं. देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू फाइंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी मिलेंगे. अब मैंने आपको बताया था डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के लिए अंडरलाइंग सिक्योरिटी कुछ होता है यहाँ पे जो कि डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास होगा. सो इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जिसका की अंडरलाइंग सिक्योरिटी, ठीक है, द डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसका की अंडरलाइंग सिक्योरिटी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बोलेंगे. इसके अलावा whatever instruments are not in the non-debt instruments, those are debt instruments. Okay, so securities, right, instruments or the securities which are not covered, in non-debt instruments list, those would be deemed to be a debt instrument. ओके. तो ये आपका डेफिनेशन है. कल को हो सकता है आपको एक शॉर्ट नोट पूछ ले व्हाट आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. इसके अलावा इनफैक्ट जो सिक्योरिटाइजेशन आपका पूरा प्रोसेस है उसके अंदर भी जो इक्विटी का ब्रांच नहीं होगा, whatever is not the part of the equity tranche, that is also considered as a debt only here. अब आप अगर देखो यहाँ पे अगेन, सो साक्षी अगर यहाँ पे चेक करो तो पहला पॉइंट जब भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आएगा तो आप यहाँ पर देखो ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. सो एनी इन्वेस्टमेंट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है,
any investment in the debt instruments is what? It is a capital account transaction. Correct. And if it is a capital account transaction, this is what? This is prohibited. अभी देखो आपको लग रहा होगा सर क्या ये तो एक ही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है. See, exam they are not going to ask you all. Exam they are going to ask you any one question. So very smart way of writing the answer where you can mention that investments in the debt instruments are what? They are the capital account transaction. And if it is a capital account transaction, then it is prohibited unless it is permitted. Right? अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या परमिशन हमें यहाँ पर मिलता है. तो आप यहाँ पर देखो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो किसके किसके ऊपर लगा है. तो इट इज प्रोहिबिटेड. सो बेसिकली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस सभी के ऊपर लगा दिया. राइट. रेस्ट्रिक्शंस के किसके ऊपर है आप देखो. रेस्ट्रिक्शन इज ऑन एन इंडियन कंपनी और अ इंडियन एलएलपी और लेट्स से एनी इंडियन म्यूचुअल फंड और यू कैन से एनी वेंचर कैपिटल फंड. कोई भी यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. ठीक है. इनफैक्ट प्रोप्राइटरी कंसर्न अगर है तो उसको भी मना किया है. सेम वे अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, इन सब के ऊपर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया. और क्या बोला? दैट दे शुड नॉट, राइट, और दे शैल नॉट एक्सेप्ट एनी investments which is in the form of debt, right? They shall not accept any investment in debt instruments from a PROI except as provided in the regulation or except as permitted in the regulation or you have the approval from RBI. उसके अलावा आपको यहाँ पर मना किया गया है. नाउ सेकेंड पॉइंट आपको ये चेक करना है. सपोज करो कोई इंडियन कंपनी है, उसका मर्जर हो गया. ठीक है. कोई इंडियन कंपनी है, उसका मर्जर हो गया और वहां पर आप डेट को स्वैप कर रहे हो. आप समझ रहे हो? डेट को आप स्वैप कर रहे हो. सी बेसिकली मैंने आपको बताया था मर्जर में क्या होता है. यू हैव अ ट्रांसफरर कंपनी एंड यू हैव अ ट्रांसफरी कंपनी. ओके. तो आप अगर ध्यान दो तो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स इधर चले जाते हैं. याद आ रहा है? एसेट्स लायबिलिटीज. तो इसके जो शेयर होल्डर्स है वो भी चले जाते हैं. शेयर स्वैप हो जाता है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, शेयर होल्डर को तो आप यहाँ पर दे दोगे. तो सपोज करो यहाँ पर मानव ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर था. तो मानव वाज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी. नाउ ही विल सरेंडर द शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी एंड ही इज गोइंग टू गेट द शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी. सो मानव वाज द शेयर होल्डर. नाउ I say there is also one more investor in the company, that's नियति. और नियति यहाँ पर क्या है? नियति इज अ डिबेंचर होल्डर. तो अब आप मुझे बताओ नियति के साथ क्या होगा? नियति के लिए भी ऐसा ही रहेगा. शी इज गोइंग टू सरेंडर द डिबेंचर्स ऑफ ओल्ड कंपनी और उसको बदले में यहाँ पर न्यू कंपनी का डिबेंचर मिल जाएगा. अब टेक्निकली अगर आप चेक करो तो शी वॉज इन्वेस्टर इन दिस कंपनी एंड नाउ शी इज अ इन्वेस्टर इन दिस कंपनी. तो टेक्निकली ये जो कंपनी है ट्रांसफरी कंपनी, इट इज इशूइंग डिबेंचर्स टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. हेंस आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा. करेक्ट. तो यहाँ पर इसी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? राइट. ये जो स्कीम है, ठीक है, ये जो यहाँ पर स्कीम है, जो मर्जर होगा, दिस शुड बी एज पर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट. तो आपको कंपनीज एक्ट में जो स्कीम आपने बनाया वो स्कीम को आपको अप्रूव करना होगा एंड दिस स्कीम शुड बी अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी या फिर रीजनल डायरेक्टर, जैसे हमने बताया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो यहाँ पर इस स्कीम को अप्रूव करेगा. ओनली देन अगर ये स्कीम आपका यहाँ पर अप्रूव हो गया, देन दे से दैट यू कैन इशू अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल आप डिबेंचर्स को इशू कर दो या फिर आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर दो टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. दिस कैन बी अगेन इशूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी. इशूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी. आप मुझे बताओ. करेक्ट. बट जब आप यहाँ पर इसको इशू कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन कंडीशंस हैज टू बी कंप्लाइड. ठीक है. The conditions have to be complied. The FEMA debt regulations, the foreign exchange management
डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस जो है उसको आपको यहाँ पर कंप्लाई करना पड़ेगा, इसका कंप्लायंस आपके लिए जरूरी है। दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कंपनीज एक्ट का जो the scheme should be under the Companies Act which is approved by the NCLT, ठीक है। और ये जो इंडियन कंपनी है जिसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो द इंडियन कंपनी दैट शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी सच सेक्टर जहां पर कि PROI को प्रोहिबिटेड है इन्वेस्टमेंट करना। सो बेसिकली द इंडियन कंपनी must not be invested or must not be engaged in the sector where investments by PROI is prohibited। अगर वो प्रोहिबिटेड है तो फिर यहां पर आप डिबेंचर्स और को इशू नहीं कर पाओगे। अब बताओ क्या ये आपको क्लियर हुआ? यहाँ पर मानव कुछ बोल रहे हैं, मानव बोल रहे हैं ये नियति के सिर पर क्या है? ओके, वो नियति के सिर पर बेसिकली चोटी है। This is represented as a boy and that's represented as a girl, ठीक है। मानव आपके सिर पे चोटी बनाया हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, राइट? सो इसके लिए वैसे अभी तो कुछ भी हो सकता है, राइट? एनीथिंग इज पेंडिंग। पोस्ट रणवीर सिंह कुछ भी हो सकता है, दीपिका के लहंगे भी पहन सकता है, तो आप भी सिर पे चोटी बना सकते हो, बट स्टिल जस्ट ये एक मेरा रहता है, दिस डिनोट्स मेल एंड दिस डिनोट्स फीमेल। सो दैट्स इट, नथिंग, इतना दिमाग नहीं लगाया मैंने। एनीवे बट गजब का ऑब्जर्वेशन है, कंसंट्रेशन पूरा आपका ये पता लग रहा है। आई होप डायग्राम्स के अलावा कॉन्सेप्ट में भी होगा, राइट? ओके, अगर आप देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इसी डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रेमिटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर रेमिटेंसेस है, तो रेमिटेंसेस में क्या हो गया, और रेमिटेंस कब करना पड़ेगा? रेमिटेंस करना होगा जब आप सेल करोगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल प्रोसीड्स। सो द सेल प्रोसीड्स ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट्स which are held by PROI, ठीक है। तो इसका जो सेल प्रोसीड्स है उसको अगर आप रेमिट कर रहे हो for the debt instruments which are held by PROI is also prohibited. This is also prohibited. It is not allowed except, अब आपको यहाँ पर वो रूल्स बता देगा कि कैसे अलाउ कर रहा है। ये आपको तब अलाउ करेगा एक्सेप्ट व्हेन द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। और यहाँ पर देखो कंडीशंस क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो आप इंडिया में डेट इंस्ट्रूमेंट्स को आपने होल्ड किया, उस पर आपको पक्का इंटरेस्ट मिला होगा। तो इंटरेस्ट मतलब आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेस लग गया। अच्छा, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है हो सकता है आपको प्रीमियम के ऊपर रिडीम करा गया हो, तो हो सकता है आपको कुछ कैपिटल गेन यहाँ पे हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑथोराइज्ड डीलर होगा, ठीक है, जो ऑथोराइज्ड डीलर होगा वो इसको अलाउ करेगा, और वो यहाँ पर क्या चेक करेगा, दैट द रीपैट्रिएशन, राइट, द रेमिटेंसेस व्हिच आर डन, the remittances should be net of taxes, the remittances should be net of taxes। and ये किसका ड्यूटी है? it is the duty of AD1 bank to check this, कि जो भी यहाँ पर रेमिटेंसेस हो रहा है ये। दूसरा, ये जो रेमिटेंस आपका वापस से हो रहा है सेल प्रोसीड, ठीक है, दिस शुड नॉट रिक्वायर प्रायर RBI अप्रूवल, शुड नॉट रिक्वायर प्रायर RBI अप्रूवल। अगर प्रायर RBI अप्रूवल आपको चाहिए तो AD कैटेगरी 1 बैंक कुछ नहीं कर सकेगा, देन यू विल हैव टू टेक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन, ठीक है। RBI से जब आपको अप्रूवल मिलेगा ओनली देन इट विल बी हेल्ड बैक। और तीसरा, ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया ये तभी रेमिट कर पाओगे इफ सच इन्वेस्टमेंट्स वर हेल्ड ऑन repatriable basis, ठीक है। so the investments were made on repatriable basis। अगर आपने नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस के ऊपर किया तो अगेन जैसे मैंने बताया आपको RBI का अप्रूवल लगेगा, ओनली देन इट विल बी अलाउड। फर्दर अगर आप इसमें देखो, अगर एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर
इन्वेस्ट करना चाहता है ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट्स तो वो कैसे कर सकता है, ठीक है। सो ये एफडीआई नहीं है, ये एफपीआई है। एफपीआई वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसके लिए आरबीआई ने अपने रेगुलेशंस में क्या इंक्लूड किया है, कंडीशंस बता दिए। और कंडीशंस क्या है, सबसे पहले यहां पर क्या रहेगा, द इन्वेस्टमेंट्स शुड बी मेड ऑन रीपैट्रिएबल बेसिस। The investments are made on repatriable basis. Further, यहाँ पर जो अगला कंडीशंस होगा, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन इन्वेस्ट, सो द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग। और ये क्या क्या आपको मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, आप देखो, दे कैन परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स जिसको बोलते हैं, जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सो द बॉन्ड्स ऑफ द कंपनीज, या फिर इनको मैं बोल दूं द डिबेंचर्स, वहां पर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो इशू और बेसिकली इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपके, उसको। अब डेट म्यूचुअल फंड्स आप कौन सा बोलोगे, जिसके अंदर 50% और लेस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अगर 50% या उससे कम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में करके रखा है तो वो यहाँ पर आपका डेट म्यूचुअल फंड हो जाएगा, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली क्या होता है, आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक उस लोन को पैकेज करता है। मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज आपने सुना होगा पक्का, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी। तो जो मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी जो कंपनी मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज इशू करता है, उनको हम क्या बोलेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जस्ट टू गिव यू अ आइडिया। इसके अलावा जो इंडियन बैंक्स है, ठीक है, सो जो यहाँ पर बैंक्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं, आप उसको यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो इनके रहेंगे, उसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन रहेगा। इनफैक्ट दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ठीक है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। आपको अगर याद होगा, एनबीएफसी के चैप्टर में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स के बारे में पढ़ा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स जो है वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आप म्यूनिसिपल जो बॉन्ड्स है, म्यूनिसिपैलिटी के जो बॉन्ड्स होते हैं, आप उसमें भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया कि अगर एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इफ अ एफपीआई वांट्स टू मेक अ इन्वेस्टमेंट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, तो यहाँ पर हो सकता है। बाकी अगर रिडीम करना है तो ये आपका कंडीशंस एज इट इज रहेगा, दैट सेल प्रोसीड्स विल बी अलाउड, ठीक है। और ये कंडीशंस आपके यहाँ पर फुलफिल होने चाहिए। एक और आपको ऐसे मिल सकता है, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया, बिल्कुल वैसे ही आपको मिल सकता है एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर एक एनआरआई, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अगर ये यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहे तो ये यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए ध्यान रखना, इनके लिए कोई लिमिट यहाँ पर सेट नहीं है, दे कैन इन्वेस्ट विदाउट एनी लिमिट। सबसे पहला पॉइंट, लिमिट, दे कैन इन्वेस्ट। इनका भी जो इन्वेस्टमेंट्स होगा वो कौन से बेसिस पर होगा, रीपैट्रिएबल बेसिस पर होगा, ऑन रीपैट्रिएबल बेसिस। और इन्वेस्टमेंट्स ये कहाँ पर कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये इन्हीं सब जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। जैसे कि दे कैन इन्वेस्ट इन योर ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने बोला। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द डेट म्यूचुअल फंड्स, वहां पर उसके जो यूनिट्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर दो। यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड, पीएसयू बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो इशू, basically invest in the bonds which are issued by
the infrastructure debt funds, right? And the redeemable listed debt instruments आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो एज पर द सेबी रेगुलेशंस, जो यहाँ पर आपका कंप्लाई किया गया है, राइट? और मर्जर अमालगमेशन तो भी इनके पास वापस से आ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट बेसिकली जो बैंक्स है, जो बैंक्स के बॉन्ड होंगे उसके अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो. जो बैंक के यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं इंडियन बैंक के, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस जो आपका रहेगा वहां पर भी ये क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. बट ये जितना भी अमाउंट रहेगा ये कौन से बेसिस पर रहेगा? ऑल दीज विल बी ऑन द रीपैट्रिएबल बेसिस. आप बताइए, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये जो PROI है या फिर आप यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोल दो या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन बोल दो, ये इंडिया में पैसा लेकर कैसे आएंगे? सो एनी रेमिटेंसेस, द मोड ऑफ पेमेंट, ये इनका क्या रहेगा? ये भी अपने को पता है. द मोड ऑफ पेमेंट विल बी थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल, राइट? द मोड ऑफ पेमेंट विल बी थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल. आप अपने नॉर्मल बैंकिंग चैनल से इसको यहाँ पर पैसा जो भी आएगा वो इधर रहेगा. इसके अलावा अगर NRI या OCI है तो ये क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट जो इनका रहता है, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है वहां से, जो फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट जो इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है एज परमिटेड बाय RBI, उसमें जो पैसा रखा हुआ है वहां से ये पैसे जो लेकर आएंगे उससे दे कैन मेक द इन्वेस्टमेंट्स हियर. सिमिलरली जब यहाँ पर रेमिटेंसेस करना होगा तो रेमिटेंसेस के लिए भी सेम प्रोविजन आपका रहेगा कि इट शुड बी नेट ऑफ टैक्सेस. द रेमिटेंसेस विल बी नेट ऑफ टैक्सेस. ये पॉइंट आपका ऑलरेडी यहाँ पर सेम रहेगा. आप बताओ क्या डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियर हुआ? ये इतना सा ही प्रोविजन है जो आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या है, ठीक है, व्हाट आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर देयर. फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है. क्यों रेस्ट्रिक्शंस है? बिकॉज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. देयर आफ्टर हमने यहाँ पर चेक किया कि मर्जर अमेलगमेशन में क्या होगा. फिर हमने यहाँ पर चेक किया कि रेमिटेंसेस अगर करने हैं सेल प्रोसीड्स तो क्या होगा. फिर हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है तो वो कहाँ पर पैसा लगा सकता है, ऑन व्हाट बेसिस. तो ये पार्ट हमने कवर किया. देन वी सॉ दैट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, अगर उसने एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना है तो वो कहाँ पर पैसे लगा सकते हैं. These are the areas where the amount can be invested. The mode of payment will be again through the normal banking channel or the foreign currency bank account which are held by the OCIs or the NRIs, ठीक है, as per the RBI. वहां से ये मनी लेकर आ सकते हैं, they can make their investments. और remittances अगर होगा तो that will be again net of taxes. अब बताओ क्या ये क्लियर हुआ आपको? Is this clear?